हेलो। आज हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिज़िक्स में जो पहला चैप्टर है वो है मोशन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। एक बार इसका पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो मोशन चैप्टर में हमें जो पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक जो हमें मोशन चैप्टर में पढ़ना होगा कि मोशन है क्या, मोशन और रेस्ट, इनमें डिफरेंस क्या है। ओके। देन हम सेकेंड टॉपिक जो पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये 2 टाइप की होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर, जिसके बारे में हम लोग अभी डीपली पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें ये पढ़ना ज़रूरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और कोई भी टॉपिक हमसे छूट ना जाए। देन हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। ओके। देन हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। देन हम आएंगे अपने एक्सेलरेशन पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके। देन जो हमारा टॉपिक आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये हमें 2 टाइप से पूछा जाता है, बायोग्राफिकल मेथड और डायरेक्टली। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस चैप्टर की जो मेन चीज़ें हैं वो है न्यूमेरिकल। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैं आपको अब इसके बाद कंटिन्यू एक्सप्लेन करूँगी। ओके। देन हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसमें है वो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, ये तो था हमारा ओवरव्यू कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। नाउ अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक से एक्सप्लेन करेंगे इसमें कि हमें क्या क्या करना है और किस तरह से पढ़ना है। तो हमारा ये ओवरव्यू हो गया, हमें ये पता चल गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। अब हम इसी टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए इन चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आएगा। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड मोशन। ओके। और या तो हम इसको और अच्छे से अगर डिफ़ाइन करना चाहें, इन द फिज़िक्स हम एक एक चीज़ों को अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं, तो हम कह सकते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं, ये अगर हमसे पूछा जाता है कि मोशन क्या होता है तो हम क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो मोशन में है। हमें ऐसा ही लगता है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमारे लिए मोशन में हो वो एक्चुअली मोशन कर रही हो, या जो चीज़ हमें ऐसा लगता है कि वो रेस्ट में है वो एक्चुअली रेस्ट में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम कभी बस में ट्रैवल करते हैं तो और हमारे बस में बाहर अगर कोई इंसान जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है तो उसके लिए हम मोशन में होते हैं, बट हमारे लिए हमारे बगल में बैठा हुआ पैसेंजर जो है वो रेस्ट में है। समझ रहे हैं ना आप? यानी कि अगर हमारे बगल में कोई पैसेंजर बैठा हुआ है तो हमारे लिए वो क्या होता है कि वो रेस्ट में है, बट वहीं अगर बाहर कोई इंसान है तो उसके लिए क्या होगा कि बस मूव कर रही है तो उसे लगेगा वो पैसेंजर भी मूव कर रहा है, बट क्या एक्चुअली वो पैसेंजर मूव कर रहा है? नहीं, वो तो बस में बैठा हुआ है, बस मूव कर रही है बट पैसेंजर मूव नहीं कर रहा है। बट उस पैसेंजर यानी जो बाहर खड़ा हुआ है उसे तो ये लगता है कि वो पैसेंजर जो है वो मूव कर रहा है। इसी तरह से आपने देखा होगा जब हम कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें लगता है कि मून जो है वो चलता हुआ नज़र आता है हमारे साथ साथ। हमें लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी हमारे साथ चलते हुए नज़र आते हैं, पर क्या वो एक्चुअली चल रहे होते हैं? क्या वो एक्चुअली मोशन में होते हैं? क्योंकि हमने तो कहा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मोशन में है, और अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है तो वो रेस्ट में है। बट ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमारे लिए मूव कर रही है वो एक्चुअली मूव कर रही हो, और जो चीज़ रेस्ट में हो वो एक्चुअली रेस्ट में हो। इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है फिज़िक्स में, रेफरेंस पॉइंट।
जिसका मतलब है कि किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव कर रही है, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ कार चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे कि एक ट्री हो गया, हाउस हो गया, वो खड़ा है और ट्री है, ट्री अपनी जगह पर है, और उसके रेस्पेक्ट में कोई कार अभी यहाँ पर थी और कल को वो या थोड़ी देर बाद वो कहीं और चली जाती है, तो हम कहते हैं कि वो मूव कर रही है। वी से दैट द कार इज़ मूविंग और दैट द कार इज़ इन मोशन। ओके, क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए, मोशन की डेफिनेशन डालिए, आप हेडिंग डालिए मोशन, जिसमें आपको ये फर्स्ट आपकी हेडिंग है इस चैप्टर की, जिसमें आपको डालना है मोशन। मोशन में आपको लिखना है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point, यानी stationary object taken as reference point। ओके, हो गया। देन आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है रेस्ट। उसमें क्या लिखना है आपको, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, फिर से बोल रही हूँ, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन does not changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point। ओके, तो ये हो गया आपका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो कोई बॉडी अगर कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, टू द स्टेशनरी पॉइंट, तो हम कहते हैं कि हाँ वो मोशन में है, और अदरवाइज़ वो रेस्ट में है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी जिन्हें आप मेज़र कर सकते हो, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे कि किसी बॉडी का मास आप मेज़र कर सकते हो, तो वो एक फिज़िकल क्वांटिटी है। लेंथ मेज़र कर सकते हो, तो वो भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है। बट वहीं पर अगर हम कहें कि ये हमारी फीलिंग्स, तो फीलिंग्स को हम मेज़र नहीं कर सकते। किसी की खुशी, किसी के दुख, किसी की परेशानियाँ, या कोई भी हम ऐसी चीज़ें जो मेज़र नहीं कर जा सकती हैं, जैसे कोई फीलिंग्स मेज़र नहीं की जा सकती हैं, तो वो हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में नहीं आएंगी। कोई कितना डिप्रेशन में है, हम उसे फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। किसी के स्ट्रेस को हम मेज़र नहीं कर सकते, बट लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं, मास को मेज़र कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ये क्वांटिटीज़, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आप कह सकते हो that can be measured। okay, that quantity which can be measured like length, mass, etc। okay, अब ये भी हमारी टू टाइप्स की होती हैं, जिनके बारे में हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हमारी क्या होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये नया क्या आया कॉन्सेप्ट हमारा, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो क्वांटिटी होती है जिनमें हमें ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, नॉट डायरेक्शन। ठीक है, ओनली नीड मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। एंड इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की वैल्यू, जैसे हमने बोला कि 1 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर 1 उसका मैग्नीट्यूड है। ओके, ये 1 उसका मैग्नीट्यूड है एंड किलोमीटर उसकी यूनिट। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, अगर हम यूनिट ना लगाएं, केवल वैल्यू बताएं, तो वो वैल्यू क्या होती है, वो मैग्नीट्यूड कहलाती है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन पर वो डिपेंड नहीं करती। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि ये जो स्केल है या ये जो पेन है वो हमारी 1 मीटर लॉन्ग है। ओके, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये 1 मीटर लॉन्ग है। तो अब 1 मीटर लॉन्ग है, अगर हम कहें ये ईस्ट से 1 मीटर लॉन्ग है या वेस्ट से 1 मीटर लॉन्ग है, ये इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये हम चाहे इधर से बोलें चाहे इधर से बोलें, हम यहाँ से नापेंगे तब भी 1 मीटर आएगी और इधर से नापेंगे तब भी 1 मीटर आएगी। तो इस तरह से हमें इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। यानी हम कह सकते हैं कि जो लेंथ है वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। बट अगर यहीं पर हमें क्या करना पड़ जाए कि हमें इसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं। ओके,
हम फोर्स लगा रहे हैं। अगर हमसे ये बोला जाए कि हमने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हमने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये इस साइड में मूव कर जाएगी। और अगर हमने क्या किया, 8 न्यूटन का फोर्स इस साइड से लगाया तो ये इधर मूव कर जाएगी। यानी फ़र्क पड़ा ना, हमारी डायरेक्शन चेंज करने से, फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने से ये जो ऑब्जेक्ट है इसके मूवमेंट पे फ़र्क पड़ा, यानी मूवमेंट चेंज हो गया। अभी ये मूवमेंट क्या हो रहा था हमारा, ये अभी इस साइड था, वेस्ट साइड, बट अब इसके बाद क्या हो गया, अगर मैंने इधर से मूव कराया तो ये इस साइड चला गया। डैट मीन्स कि फोर्स अगर जो है, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी है। अगर हम कहें कि हमने इस पेन पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो ये बात क्या है, अधूरी कहलाएगी, इनकम्प्लीट कहलाई जाएगी। क्यों इनकम्प्लीट कहलाई जाएगी, क्योंकि अभी हमें ये क्लियर नहीं है कि फ़ोर्स किस साइड लगाया जा रहा है, किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, क्योंकि हर डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे हमने इससे पहले देखा था, लेंथ किसी भी डायरेक्शन से नापी जाए, मेज़र की जाए, वो वही रहेगी, बट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए फोर्स के लिए हमें डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स को हम कह सकते हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि लेंथ क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो हम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। बट वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। क्लियर? तो अब आप इसकी भी एक नोट्स बना लीजिए। आप लिखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए फिजिकल क्वांटिटीज़, और इसमें लिखिए द क्वांटिटीज़ that can be measured is called physical quantities. The quantities that can be measured is called physical quantities. For example, length, mass, etc. Okay, physical quantities are of two types: scalar quantities and vector quantities. Okay, first heading डालिए scalar quantities, those quantities which need only magnitude, those quantities which need only magnitude, not direction, is known as scalar quantity. Okay, for example, distance, length, mass, etc. Okay, next heading डालिए vector quantities, those quantities which needs both magnitude and direction is known as vector quantities. For example, force, velocity, displacement, force, velocity, displacement, etc. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 टॉपिक। हमने पहले ही आपसे ओवरव्यू में बता दिया था कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। हमने ओवरव्यू में आपसे एक्सप्लेन किया था कि हमें इस चैप्टर में सबसे पहले मोशन और रेस्ट पढ़ना है, जो कि हमने देखा, हमने इसकी नोट्स भी बनाई। देन नेक्स्ट टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, यानी हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हमें क्या देखना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अब नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में रीड करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपने डाउट्स क्लियर करिए। आप मुझसे पूछिए, मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि 9th क्लास से आपका ये जो सिलेबस है इसमें कॉन्सेप्ट बेस हो जाता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिकॉज आपके क्वेश्चंस कोई भी वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और अगर आप इसी तरह से धीरे पढ़ते रहेंगे तो आप सभी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं और सभी क्वेश्चंस को आप लगा भी लेंगे। मैं आपको वीडियोस के लास्ट में, जब ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो देन हम आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे, और बीच बीच में भी जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं आपको न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।